ठीक है, ये हम लोगों ने समझा था लास्ट क्लास में कि स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स आपके क्या होते हैं। सो व्हाट लाइक दिस, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये ऐसा कुछ किया था जो यहाँ पे दिख रहा है वो। ठीक है, कि सबसे पहले तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस क्या होता है, एंड we have understood that with the different examples. For an example, uh, if we are making a bike, or let's say if we are riding a bike, in that case, how you can figure out the efficiency, what are the different tests you can do on that particular device, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में समझा था। दैन हम लोगों ने कंट्रोल सिस्टम के लिए भी ये समझा था कि टाइम डोमेन क्या होता है। हम लोगों ने ये समझा था कि टाइम डोमेन क्या होता है, एज वेल एज अगर टाइम डोमेन से आप सिस्टम को लेके जाते हो टुवर्ड्स दी फ्रीक्वेंसी डोमेन, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है ये हम लोगों ने समझा था लास्ट क्लास में। एंड वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द टाइम डोमेन टू द लाप्लास डोमेन, और लेट्स से फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये हम लोगों ने समझा था यहाँ से यहाँ तक का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों जरूरी होता है। ठीक है, एंड देन फाइनली वी रिच्ड अपॉन द पॉइंट where we were saying that कि किसी भी सिस्टम को अगर हम लोगों को चेक करना है तो वी आर हैविंग द 4 डिफरेंट स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स समवॉट लाइक दिस। इसी चीज को आगे लेके चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स जिससे हम लोगों को पता चल सके कि आपके स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स क्या होते हैं। सो ओवर हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल जो होता है आपका, वो होता है आपका स्टेप इनपुट। The first standard test input signal is called as in the step input. Now pay attention. How this step input is being defined, or let's say how we can define this step input. So it is somewhat like this. The definition of the step input can be given somewhat like this. In the time domain, let's say कि R as in the function of time t, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या मानते हैं कि R जो है वो आपका फंक्शन है ऑफ द टाइम t which do represents your step input। तो R of t is equals to होता है 0 for all the time t less than 0, and that will be equals to certain value a for all the time t greater than or equals to 0। समझो ध्यान से। आर ऑफ टी का वैल्यू हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि आर ऑफ टी का वैल्यू 0 है जब तक आपका टाइम का वैल्यू क्या है, दैट इज लेस देन 0। और आर ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सर्टेन कांस्टेंट वैल्यू ए। यहाँ पे ये ए क्या है, दिस इज नथिंग बट सम कांस्टेंट। कांस्टेंट माने क्या, फॉर एन एग्जांपल इसका वैल्यू हो सकता है 1, 2, 100, 5.5, एनीथिंग। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है जो कि होगा। अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इसका ड्राइंग बनाते हैं, है ना, अकॉर्डिंगली अगर हम लोग इसका एक ड्राइंग बनाते हैं, तो हाउ वी कैन हैव द ड्राइंग फॉर दैट somewhat like this. On the x-axis we are considering the time t, where on the y-axis we are considering the value r of t. So for all, let's say कि यहाँ पे हम लोग origin consider करते हैं, यहाँ पे हम लोग origin consider करते हैं, time का value यहाँ पे t is equals to 0, टाइम का वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉइंट पे t is equals to 0। So for all the time t less than 0, for all the time t less than 0 आपका सिग्नल कैसा है, that is having the value that is equals to 0। ठीक है, जैसे आपका टाइम का वैल्यू 0 होता है या फिर 0 से आगे जाता है, तो इमीडिएटली आपका जो सिग्नल होता है उसका वैल्यू कैसा हो जाता है, दैट विल गेट टू द सर्टेन पॉइंट, और लेट्स से वैल्यू a
उसके बाद कंटिन्यूसली इसका वैल्यू क्या रहेगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए फॉर इनफाइनाइट टाइम। जब तक आपका टाइम का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो जाता तब तक आपका इधर ए का वैल्यू क्या रहेगा, सॉरी यहाँ पे इसका वैल्यू क्या रहेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, आर ऑफ टी का वैल्यू रहेगा हमारा, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो दिस इज योर लेटेस्ट लाइन। Not on this. No? Now again, thickness of this is less. Yeah. So this is how we can define the step input. R of t is equals to 0 for all the time t less than 0 and R of t is equals to a for all the time t greater than or equals to 0. Now, if at all we are doing the Laplace transformation for this, अभी क्यों करते इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वो ज़्यादा ध्यान पे मत लो, बट फॉर द टाइम बिंग डू कंसिडर कि अगर हम लोग इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका मिलेगा फॉर आर ऑफ टी दैट इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल द टाइम टी less than 0 and that is equals to a for all the time t greater than or equals to 0। अगर इसके ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे लाप्लास अप्लाई करते हैं तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका मिलेगा कैपिटल आर ऑफ एस विच विल बी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय एस। अभी ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये इक्वेशन कहाँ से आया? ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है ना कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा ए डिवाइड बाय एस और लेट्स से कि 1 डिवाइड बाय एस। ठीक है, सो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता आप लोगों को तो आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज ये ऐसे होता है, अगर आता है तो पता चल जाएगा। ठीक है, सेकेंड जो हमारा इनपुट सिग्नल है स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल, इसको हम लोग बोलते हैं रैंप सिग्नल। अच्छा ठीक है, now how the ramp input is defined or ramp signal is defined. So again we are considering the same function r as in the function of time t where r do represent z time function now। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन कैसे डिफाइंड है, r of t that is equals to 0 for all the time t less than 0 and this is equals to a into t for all the time t greater than or equals to 0। डेफिनेशन समझो अच्छे से इसका कि आर ऑफ टी का वैल्यू क्या है, 0 है हमारे यहाँ पास यहाँ पे फॉर ऑल द टाइम टी लेस देन 0। मतलब अगर इसका एक ग्राफ बनाते हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अगर इसका एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो इन दिस ग्राफ लेट्स कंसीडर द टाइम टी ऑन द एक्स एक्सिस एंड आर ऑफ टी ऑन द वाई एक्सिस। सो if at all we are making a graph over here, the graph would look somewhat like this कि जब तक इसका वैल्यू 0 है टाइम t का, जब तक टाइम t का वैल्यू 0 आपका फंक्शन का वैल्यू क्या रहेगा 0। और जैसे ही आपका टाइम t का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाता है इमीडिएटली फंक्शन r ऑफ t का वैल्यू क्या हो जाता है, दैट इज सम कांस्टेंट। ये जो यहाँ पे a दिख रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अ कांस्टेंट। ठीक है, मान लो कि जैसे कि अभी हम लोग इसका वैल्यू मान के चलते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पे जो a है इसका वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं 1, तो r ऑफ t का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू t फॉर ऑल द टाइम t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जैसे t का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होता है r ऑफ t का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेट्स से कि t का वैल्यू अगर यहाँ पे मैं एक टेबल जैसा बनाता हूँ कि अगर टी का वैल्यू यहाँ पे और आर ऑफ टी का वैल्यू अगर यहाँ पे लिखते हैं, अगर टी का वैल्यू 0 है तो उसके अकॉर्डिंग आर ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। टी का वैल्यू 1 तो आर ऑफ टी का वैल्यू भी 1, टी का वैल्यू 2 तो यहाँ पे आर ऑफ टी का वैल्यू भी 2, इसका वैल्यू 3 तो यहाँ पे इसका वैल्यू भी 3, यहाँ पे 4 तो यहाँ पे 4 एंड सो एंड सो फोर, ये चलता जाएगा।
अकॉर्डिंगली अगर यहाँ पे पॉइंट्स दिखाते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, है ना, 0 0 के ऊपर, फिर जैसे ही आर टी का वैल्यू अगर 1 होता है तो इमीडिएटली आर ऑफ टी का वैल्यू हो जाएगा 1, तो दोनों को मिला के पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, टी का वैल्यू 2, आर ऑफ टी का वैल्यू भी 2, है ना, somewhere over here we will get the point। अगर इसका वैल्यू 3 कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे आर ऑफ टी का वैल्यू भी 3 मिल जाएगा, somewhere over here। ठीक है, ज्वाइन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, नथिंग बट अ स्ट्रेट लाइन, है ना, which is having the slope that is equals to 1। यहाँ पे ये लाइन का स्लोप क्या है, क्योंकि भैया स्लोप का वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है? तो जैसे आपका टी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, इमीडिएटली आपको क्या देखने को मिलेगा, एक रैंप या फिर अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच इज इंक्लाइंड एट एन सर्टेन एंगल, and this angle or slope do depends on this value of constant। अगर मान लो जैसे कि दूसरा केस कंसिडर करते हैं यहाँ पे, है ना, sorry, let's consider the case 2 over here। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे केस 2 के अंदर a का वैल्यू कंसिडर करते हैं दैट इज इक्वल्स टू 2, सो अंडर दैट केस अगर t का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, r ऑफ t का वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, सो व्हाट वी विल गेट, अगर t का वैल्यू 0 है तो r ऑफ t का वैल्यू भी हो जाएगा 0। अगर t का वैल्यू 1 है तो r ऑफ t का वैल्यू क्या लिखा है हम लोगों ने, दैट इज इक्वल्स टू a इनटू t, वेयर a इज हैविंग द वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 2। अगर t का वैल्यू 1 तो r ऑफ t का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2, t का वैल्यू 2 तो r ऑफ t का वैल्यू हो जाएगा 4, अगर t का वैल्यू 3 तो r ऑफ t का वैल्यू हो जाएगा आपका 6, एंड सो फोर्थ। अकॉर्डिंगली अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखो, 0 के ऊपर क्या वैल्यू मिलेगा आपको, 0। ठीक है, 1 के ऊपर क्या वैल्यू मिलेगा आपको, 2, 2 के ऊपर क्या वैल्यू मिलेगा आपको, समवेयर ओवर हियर लाइक 4, है ना, 4, 3 के वैल्यू, 3 के ऊपर क्या वैल्यू मिलेगा, 6। तो अगर आप लाइन ड्रॉ करते हो तो लाइन कैसा मिलेगा आपका, थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन मिलेगा। समझ में आ रहा है, जिसका स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका स्लोप हो जाएगा आपका, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो जैसे जैसे आपका ए का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे आपका यहाँ पे स्लोप का वैल्यू चेंज होता है, बट कहने वाली चीज क्या है कि हमेशा जो आपका ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा, दैट विल बी अ इंक्लाइंड लाइन, और लेट्स से कि रैंप। ठीक है, एंड हेंस वी डू से दिस सिग्नल एज अ द रैंप सिग्नल। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर रैंप सिग्नल के लिए अगर हम लोग यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, है ना, इफ वी डू अप्लाई लाप्लास transformation for ramp input, it can be given somewhat like this, the r of t का वैल्यू आपका that is equals to 0 for all the time t less than 0, and this is nothing but equals to a into t for all the time t greater than or equals to 0। अगर यहाँ पे लाप्लास अप्लाई करते हैं हम लोग, so this will give us the value that is capital R of s, which is nothing but equals to a divided by s square। है ना, ये कैसे आया फॉर्मूला, तो इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या बोलता है कि अगर सिंपल ऐसा टी है तो अगर इसका आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो यहाँ पे क्या माना जाता है, टी रेस टू 1, which will give us nothing but equals to 1 factorial divided by s raised to 1 plus 1। अगर नॉर्मली बोले तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t raised to n, so that will give us the n factorial divided by s raised to n plus 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका, ये आना चाहिए आप लोगों को। अगर यहाँ पे 1 फैक्टोरियल करते हैं तो इसका वैल्यू मिलेगा हमको 1, s रेस टू 1 प्लस 1, तो ये मिल जाएगा हमें s रेस टू 2। और a हमारा क्या है, दिस इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट आपका डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ लेना अच्छे से कि अगर हम लोग आर ऑफ टी को ऐसे लिखते हैं कि दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू ए इंटू टी,
अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आप यहाँ पे अप्लाई करते हो ऑन बोथ द साइड, ठीक है, जैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो आर ऑफ टी का हो जाता है आपका कैपिटल आर ऑफ एस, और ए इंटू टी का क्या होता है, ए आपका कांस्टेंट है तो ए बाहर ऐसे का वैसा आ जाता है, और लाप्लास किसका होता है आपका टी रेस टू वन का, और टी रेस टू वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा आपका वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस रेस टू वन प्लस वन, विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू वन फैक्टोरियल का वैल्यू होता है आपका वन, एंड हेंस ए टू वन डिवाइडेड बाय s raised to, hence we do get this particular value r of s that is equals to a divided by s square, सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का चीज है, ठीक है। तो रैंप इनपुट के लिए क्या याद रखने का कि जो भी आपका यहाँ पे ग्राफ होगा वो कैसा होगा, रैंप होगा, और अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो आर ऑफ एस का वैल्यू मिलता है दैट इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, ठीक है। लेट्स कंसीडर द थर्ड standard test input signal that is called as in the parabolic input signal, ठीक है। Now what we do understand by the parabolic, so it is defined somewhat like this कि r of t is equals to 0 for all the time t less than 0, and that is equals to a into t square whole divided by 2 for all the time t greater than or equals to 0। अभी यहाँ पे q डिवाइड बाय 2 लिया वो समझते हैं थोड़ी देर में, है ना। और अभी ये लिए इतना समझो कि पैराबोलिक इनपुट कैसे डिफाइंड है, तो कि भैया इसका वैल्यू होता है 0 फॉर ऑल द टाइम t लेस देन 0, एंड इज it is equals to a into t square divided by 2 for all the time t greater than or equals to 0, ठीक है। अभी समझो अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करवाते, अगर हम लोग अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करवाते तो ग्राफ इसका कैसा मिलेगा, it would be somewhat like this। On the x-axis we are considering time t, and on the y-axis we are considering r of t। The graph will look like up to the value time t equals to 0, इसका वैल्यू क्या रहेगा हमारे पास, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0। जैसे ही यहाँ से आगे चलते हो इसका वैल्यू क्या हो जाता है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है a डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाता है आपका टी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो टी स्क्वायर वाला ग्राफ है वो आपको कैसा मिलता है, दैट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ पैराबोलिक ग्राफ। इसका ग्राफ कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है, दिस कंस्ट्रक्शन, दिस काइंड ऑफ शेप इज नोन एज द पैराबोला। अगर इजी पढ़े हो अच्छे से तो समझ में आता होगा, अगर नहीं पढ़े हो तो एनीवेज, है ना। ये जो ग्राफ मिलता है ये कैसा आपका ग्राफ है, दिस इज नथिंग बट अ पैराबोलिक ग्राफ, एंड हेंस इट इज बीइंग कॉल्ड एज एन पैराबोलिक इनपुट सिग्नल। अगर चेक करना चाहो तो खुद से चेक कर सकते हो, क्या करने का, मैथलेब में जाने का, मैथलेब में जाके क्या करने का, एक फंक्शन बनाने का, एक आप लोग मैट्रिक्स बना सकते हो टी का, ठीक है, जहाँ पे आपका टी का वैल्यू रेंज करता है फ्रॉम 0 to 100, है ना। अकॉर्डिंगली दूसरा एक वैल्यू लेने का, फंक्शन बनाने का, जहाँ पे उसका वैल्यू कैसा देने का, a/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। टी का वैल्यू सपोज मतलब अंदर इम्प्लीमेंट करवाने का और दोनों का ग्राफ प्लॉट करवाने का, आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होते कॉलेज में और अगर हम लोग मैथलेब एक्सेस कर रहे होते तो ये मैं आपको जरूर करवाता, पर अभी क्या हमारे पास नहीं अवेलेबिलिटी है, आप लोग घर से खुद से कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज मान के चलो कि आपका जो ये डिफाइंड है इस प्रकार से, तो इसका ग्राफ आपको इसी प्रकार से पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे ए क्या है आपका, दिस इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो, है ना, कि ऐसे कंडीशन में अगर इसका हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या मिलेगा कि आर ऑफ टी दैट इज इक्वल्स टू ए इंटू टी स्क्वायर बाई 2, दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं हम लोग, ठीक है। क्या मिलेगा हम लोगों को, दैट इज समवट लाइक दिस कि आर ऑफ टी का हो जाएगा आपका कैपिटल आर ऑफ एस
विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू, यहाँ पे a डिवाइड बाय 2, ये दोनों आपका कांस्टेंट है, तो वो वैसा का वैसा बाहर निकल जाएगा कि a डिवाइड बाय 2। बाकी क्या बचा अंदर, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर। Now Laplace transformation of t square can be given somewhat like this, कि स्क्वायर है यहाँ पे तो n का वैल्यू क्या है 2, तो ऊपर क्या आएगा आपका 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा आपका s रेस टू 2 प्लस 1। अभी 2 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है आपका, a डिवाइड बाय 2, 2 फैक्टोरियल माने क्या, सो कि भैया नथिंग बट 2 इनटू 1 डिवाइड बाय s रेस टू 3। ये 2 डिवाइड बाय 1, 2 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, दैट इज नथिंग बट a डिवाइडेड बाय s क्यूब। ठीक है, समझ में आ रहा है। यस सर। अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं पैराबोलिक फंक्शन का, तो ये क्या मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू a डिवाइड बाय s क्यूब। अब समझो यहाँ पे 2 क्यों रखा था हम लोगों ने, मान लो कि यहाँ पे अगर 2 नहीं रखते तो क्या होता आपका, देखो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, लेट्स से कि अगर हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अरे सॉरी, पैराबोलिक फंक्शन ऐसे डिफाइन किया होता कि r ऑफ t इज इक्वल्स टू नथिंग बट a इनटू t स्क्वायर। ठीक है, लेट्स से कि a की जगह हम लोग यहाँ पे a डैश कंसीडर करते हैं, a डैश इनटू t स्क्वायर। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ बोथ साइड के ऊपर, है ना, तो क्या मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से, दैट इज इक्वल्स टू a डैश मल्टीप्लाइड बाय 2 इनटू 1, 2 फैक्टोरियल किया, ठीक है, डिवाइड बाय s क्यूब व्हिच इज नथिंग बट 2 इनटू a डैश डिवाइड बाय s क्यूब। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म करके जो वैल्यू मिलती है वहां पे 2 मल्टीप्लिकेशन में आता है। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में जो आता है इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही यहाँ पे डिवीजन में एक 2 रख देते हैं, है ना, डिवीजन में 2 रखना है, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका a डबल डैश विच इज नथिंग बट इक्वल्स टू, है ना, समझो कि अगर यहाँ पे डिवीजन में 2 रखना है, मान लो कि जैसे यही फंक्शन है मेरा, इसको मुझे डिफाइन करना है, फंक्शन क्या है यहाँ पे, सो दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू, फंक्शन का वैल्यू है यहाँ पे r ऑफ t, दैट इज इक्वल्स टू a डैश इनटू t स्क्वायर। लेट मी राइट डाउन अगेन, r ऑफ t इज इक्वल्स टू a डैश इनटू t स्क्वायर। ये फंक्शन, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे डिवीजन में 2 चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू a डबल डैश into t square divided by 2, where a double dash that is nothing but equals to 2 times of a dash। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, a डबल डैश का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ a डैश, सच दैट कि अगर a डबल डैश का वैल्यू यहाँ पे आप वापस रखोगे फॉर्मूला के अंदर, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, है ना, 2 इंटू a डैश टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 कैंसिल हो गया तो फॉर्मूला अपना ओरिजिनल का ओरिजिनल रहा कि a डैश इंटू टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, अगर इसको प्रैक्टिकली समझा है ना, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, तो ऐसा मानो कि r ऑफ t का वैल्यू जैसे कि आपका क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी स्क्वायर, ऐसा वैल्यू है ना। अभी मुझे डिवीजन में 2 चाहिए तो मैं क्या करूंगा, r ऑफ t इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू ऑफ a which is nothing but equals to 20 into t square that is divided by 2, such that कि 20 is nothing but equals to 2 times of 10। समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग जो यहाँ पे ऊपर पहले लिख रहे थे ना a, है ना, यहाँ पे जो हम लोगों ने a लिखा है, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू a डबल डैश व्हिच इज डिफाइंड समवट लाइक दिस कि दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2 into a डैश। समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है, चलो देख लो इसको भी एक बार, अगर कोई डाउट होता है तो बताओ। दिस इज द थर्ड स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल व्हिच इज कॉल्ड एज एन और नोन एज द पैराबोलिक इनपुट सिग्नल। ओके सर।
चलो ठीक है, आगे चलते हैं इससे। So the next input, or let's say the fourth standard taste input signal, which is nothing but known as on the impulse input. Okay. Now, what is impulse input? Yes, anyone can. किसी को पता है impulse input क्या होता है? Pay attention. Impulse input is defined somewhat like this: कि R of t is equals to A for all the time t is equals to 0, and this is equals to 0 for all the time t not equals to 0. ठीक, कैसे डिफाइंड है समझो इसको ज्यादा अच्छे से, है ना। इम्पल्स इनपुट इज डिफाइंड समवट लाइक दिस, इसका वैल्यू होता है आपका a फॉर द टाइम t इज इक्वल्स टू 0। जब तक आपका टाइम का वैल्यू 0 है उतने ही टाइम के लिए आपका r ऑफ t का वैल्यू क्या रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू a। फिर जैसे आपका टाइम का वैल्यू जैसे 0 नहीं होता, मतलब कि माइनस में हो जाए प्लस में हो, है ना। और अगर इसका वैल्यू 0 नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आपका फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0। अगर इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं तो इम्पल्स इनपुट कैसे ड्रॉ होता है देखो, ठीक है क्लियर। impulse input can be drawn somewhat like this, कि up till this point where time t is equals to 0 आपका वैल्यू क्या रहता है 0। जैसे आपका टाइम t is equals to 0 हुआ ऐसे इमीडिएटली आपको यहाँ पे एक स्टिफ एक सर्ज देखने को मिलेगा, जो कि आपका वैल्यू a जितना होगा, ठीक है। दिस विल बी अप टू द वैल्यू a। और जैसे ही आपका t इज इक्वल्स टू 0 चला जाता है इमीडिएटली वापस से आपका सिग्नल क्या हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक, समझ में आ रहा है। सो दैट इज द डेफिनेशन फॉर द इम्पल्स इनपुट। ठीक है, कि दिस इज इक्वल्स टू a फॉर ऑल द टाइम t इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल द टाइम t इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इम्पल्स बेसिकली क्या फंक्शन है कि एक हमारा स्ट्रोक होता है या फिर एक हमारा क्या बोल सकते हैं फ्लैश होता है, उस प्रकार का सिग्नल है कि जैसे फ्लैश में आया फ्लैश में चला गया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तुरंत ही आया तुरंत ही चला गया। सो दैट इज व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड एज एन द इम्पल्स इनपुट। द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इम्पल्स इनपुट कैन बी गिवन समवट लाइक दिस, कि r of s that is equals to 1। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इम्पल्स इनपुट का क्या मिलता है हमें, दैट इज इक्वल्स टू r of s दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी ये क्यों ऐसा आता है वो टाइम आने पे समझेंगे, पर अभी टाइम भी समझो कि इसका अगर आप लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो क्या मिलता है इसका वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू 1। अभी इसके अकॉर्डिंग एक मेन कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम लोग वो समझो, है ना। इसके अकॉर्डिंग एक मेन कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं हम लोग, कि अगर मेरे पास कोई एक सिस्टम है, जैसे कि क्या, कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई एक सिस्टम है, ठीक है, जिसका इनपुट है हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू r of t इन द टाइम डोमेन, दैट इज अ होल सिस्टम ओवर हियर। ठीक है, सिस्टम का आउटपुट है यहाँ पे हमारे पास दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू c of t। And if at all I am not knowing the transfer function of this system, what we can simply do is apply the impulse इनपुट ओवर हियर। ठीक है, क्या करने का, अप्लाई द इम्पल्स इनपुट। जैसे इम्पल्स इनपुट अप्लाई करते हो तो यहाँ पे r ऑफ s का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1। सामने आपको अगर c ऑफ s का वैल्यू मिलता है
सो मान लो कि जैसे सिस्टम का आपका ट्रांसफर फंक्शन है, उसका वैल्यू हमारे पास जैसे कि g, तो c ऑफ s का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, दैट इज इक्वल्स टू g इनटू r ऑफ s। अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस नॉलेज वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि c ऑफ s का वैल्यू क्या होता है हमारा, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू ट्रांसफर फंक्शन इनटू मल्टीप्लाइड विद द इनपुट, जहाँ पे इनपुट का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो डायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आपका आउटपुट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग योर ट्रांसफर फंक्शन। तो जब भी आपको ट्रांसफर फंक्शन नहीं पता होता है तो ऐसे कंडीशन में आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इम्पल्स इनपुट यहाँ पे अप्लाई करो, जो भी आउटपुट मिलता है वो आउटपुट क्या बनेगा आपका, या फिर जो भी आउटपुट होगा वो क्या होगा आपका, दैट इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द सिस्टम। ठीक, समझ में आ रहा है ना? So Yes, sir. this is the standard. This all four are known as in the standard test input signals. ठीक है, चारों हम लोगों ने पढ़े अभी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इन द स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल्स। ठीक है, नाउ पेयर अटेंशन। कौन से हम लोगों ने चार स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल पढ़े, क्योंकि भैया सबसे पहले स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट एंड लास्टली द इम्पल्स। ठीक है, अभी इसका डेफिनेशन देखते हैं या फिर फंक्शन देखते हैं सभी के लिए। तो फंक्शन आपका कैसा बनेगा, सभी के लिए फंक्शन लिखते हैं तो आर फंक्शन माने क्या, आर ऑफ टी, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल द टाइम टी लेस देन 0 and a for all the time t greater than or equals to 0, ram के लिए 0 for all the time t less than 0, and this is equals to a into t for all the time t greater than or equals to 0, parabolic के लिए 0 for all the time t less than 0 and a into t square by 2 for all the time t greater than or equals to 0। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, a for all the time t is not, sorry, t is equals to 0 and 0 for all the time t is not equals to 0। अगर ग्राफ ड्रॉ करते तो ग्राफ कैसा मिलेगा हमें, दैट इज समवट लाइक दिस, है ना, कि जब तक आपका टाइम का वैल्यू 0 होता है तब तक आपका वैल्यू 0 रहता है, और जैसे ही आपका टाइम का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 हो जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाता है, एक स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कैसा मिलेगा, एक रैंप मिलेगा। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, एक पैराबोला मिलेगा। और अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये क्या मिलेगा, एक हमें स्टिक यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन ऑल ऑफ दिस इनपुट्स। अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्म की बात करते हैं, है ना, लाप्लास करते हैं तो स्टेप इनपुट का क्या मिल जाएगा हमें, आर ऑफ एस, और लेट्स से कैपिटल आर ऑफ एस, सो दैट विल बी इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय एस। यहाँ पे क्या मिलेगा, ए डिवाइड बाय एस स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ए डिवाइड बाय एस क्यूब। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 1। ठीक है, अभी इसके अलावा समथिंग विच इज कॉल्ड एज इन द यूनिट सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक ऐसा हम लोग जानते हैं यूनिट सिग्नल, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए का वैल्यू कंसिडर करते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1। अगर यूनिट सिग्नल की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे स्टेप इनपुट के लिए अगर यूनिट सिग्नल की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 फॉर ऑल द टाइम टी लेस देन 0 एंड 1 फॉर ऑल द टाइम टी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये इस प्रकार के सिग्नल को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एन यूनिट स्टेप इनपुट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जहां पे भी जैसे ही आपने ए का वैल्यू 1 कर दिया तो ये क्या बन जाएगा आपका यूनिट सिग्नल और यूनिट स्टेप इनपुट।
ठीक है। सेम वे रैम के लिए करते तो 0 फॉर ऑल द टाइम t लेस देन 0, ए का वैल्यू 1 से रिप्लेस करोगे तो क्या बन जाएगा, t फॉर ऑल द टाइम t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ये सिग्नल को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट रैम्प इनपुट। ठीक है। सेम वे पैराबोलिक के लिए भी क्या हो जाएगा, 0 फॉर ऑल द टाइम t लेस देन 0 एंड t स्क्वायर बाई 2 फॉर ऑल द टाइम t ग्रेटर देन 0। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट पैराबोलिक इनपुट। सेम वे फॉर द इम्पल्स इनपुट, है ना, कि यहाँ पे अगर हम लोग टाइम, अरे ए का वैल्यू कंसिडर करते हैं जी, सॉरी 1 for all the time t is equals to 0 and 0 for all the time t is not equals to 0, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट इम्पल्स इनपुट। समझ में आ रहा है, yes or no? So these four are called as in your standard phased input signals। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे हम लोग।